एक तरफ विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ इस पर लगातार आवेदन भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। सेना में भर्ती को लेकर शुरू हुई अग्निपथ योजना पर सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार अग्निपथ योजना के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है, तो वहीं भगवंत मान सरकार के इस फैसले का हरियाणा सरकार और बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध कई तरह से हो रहे हैं। कुछ जगह प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं की खबरें हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब इसमें ताजा अपडेट्स क्या हैं, इस पर और चर्चा करेंगे और इसका आखिर विरोध क्यों हो रहा है, क्या इसका हल निकल सकता है, इसके बारे में आगे एक्सपर्ट्स से चर्चा भी करेंगे। कुछ लोग सारा दिन राजनीति करते रहते हैं, उनको ना देश के हित की चिंता है, ना प्रदेश के हित की चिंता है, ना किसान की चिंता है, ना जवान की चिंता है। और इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और इनका एक ही ध्येय है कि जो भी अच्छा काम करें मोदी जी या भाजपा, उसका विरोध करना। वरना इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि जो राष्ट्रीय हित का फैसला, सेना से जुड़ा हुआ फैसला हो, उसको एक प्रदेश की असेंबली उसमें मुद्दा उठाए। सेना के हित में है, सेना के मामले में अगर प्रदेश असेंबली में कोई मुद्दा उठाया जाता है तो ये समझो कि ये लोग देश का हित नहीं। ये अग्निपथ योजना एक और इस सरकार की विफलता का सबूत है कि ये किस तरह से अपने दिमाग को अप्लाई नहीं करते और मन मर्जी से बगैर किसी को विश्वास में लिए, ना ही अपने मंत्रिमंडल को विश्वास में लेते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की, लोकसभा की, राज्यसभा की स्थायी तौर से स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, जो डिफेंस की भी है, फाइनेंस की भी है, लेकिन ये हर चीज़ में अनदेखी की है, दिमाग अप्लाई नहीं किया। एक तो 4 वर्ष की कोई नौकरी नहीं होती। इजराइल से तुलना करते हैं, इजराइल की जनसंख्या 80 लाख है, इजराइल की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, इजराइल के अंदर एक भी आदमी बेरोजगार नहीं है और हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है। वहाँ की तुलना ये यहाँ से कैसे कर सकते हैं? और हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य सुशील गुप्ता ने सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। चार साल के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दरबान बनना पसंद नहीं करते, चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड बनना पसंद नहीं करते। विरोध इसलिए है कि जो जवान सालों से मेहनत कर रहे थे, 2-2.5 साल से इन्होंने सेना में भर्ती नहीं करी और अब कहते हैं आपको टेम्परेरी सैनिक बनोगे। 4 साल के बाद आपको वापस घर भेज दिया जाएगा, आप दरवाजा खोलने का काम करना। देश इसके विरुद्ध में है। ये सेना के साथ भी धोखा है। क्या कहेंगे जब चीन और पाकिस्तान से लड़ेंगे कि हमारे टेम्परेरी सैनिक हैं? और कुछ और अहम सवाल इस पर लगातार खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। सवालों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या अग्निपथ योजना पर सियासत हो रही है और हो भी रही है तो क्यों? इस पर सियासत आखिर क्यों हो रही है? सवाल नंबर 2, आखिर क्यों बनी हुई है अग्निपथ पर भ्रम की स्थिति? आखिर क्यों हो रहा है अग्निपथ योजना का विरोध? इन सभी सवालों के साथ कुछ और अहम सवाल होंगे जिससे लगते, चूंकि युवाओं का रोजगार, फिर 4 साल की नौकरी, उसके बाद 25% लोगों को ही इसमें 25% सैनिकों, अग्निपथ या अग्निवीरों को पदोन्नत किया जाएगा। और इसके साथ कुछ और सवाल हैं कि क्या ये रोजगार नहीं है, क्या सिर्फ देश सेवा के लिए ही इसे किया जाना है? और ऐसे में 21 साल के बाद, 22 साल के बाद आखिर वो अग्निवीर कहाँ जाएगा? उसके पास रोजगार की स्थिति क्या होगी? अपने परिवार का भरण पोषण वो कैसे करेगा? ये भी सवाल रहेंगे साथ साथ। और चूंकि जिस तरह से विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे विषय जिसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, केंद्र सरकार की इस अग्निपथ योजना को घेरा जा रहा है, इन सभी विषयों को लेकर अपने खास मेहमानों के पैनल से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका कोई क्या हल निकल पा रहा है। एक छोटा सा परिचय मैं अपने खास मेहमानों को आपसे करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
भूपेंद्र सिंह के अलावा बीजेपी के प्रवक्ता विवेक चौधरी, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रोहित चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं कमांडो रामेश्वर श्योराण हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे बीजेपी के भूपेंद्र सिंह गहलावत जी से। गहलावत साहब, पहला सवाल, क्या कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना भी गले की फांस बन गई सरकार की? गहलावत साहब, आपका ऑडियो उधर से म्यूट है, अनम्यूट करें तो मैं आपको सुन पाऊंगा। गहलावत साहब, मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको एक माइक जैसा लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर टच कीजिए। लगता है गहलावत साहब तक आवाज, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बातचीत करने का, चूंकि ऑडियो संभवतः उधर से उनका म्यूट है। तो सवाल लगातार ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरे विषय को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, इस विरोध का आखिर हल क्या है? क्योंकि एक तरफ विरोध हो रहा है, आगजनी हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस पूरी योजना में जब से पंजीकरण शुरू हुआ है तब से रजिस्ट्रेशन भी अच्छे खासी संख्या में हो गए हैं, और बहुत कम समय में बहुत बड़ी तादाद में जो आवेदक हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और शुरुआत में इस पूरे विषय को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा था, उम्मीद थी कि इसका बायकॉट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। रोहित चौधरी जी, रोहित जी, कृषि कानून के बाद एक बार फिर से एक कानून का विरोध हो रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों में वाकई विरोध की स्थिति है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसमें आवेदन इतनी संख्या में कैसे आ रहे हैं? फिर ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है इसमें। नमस्कार जी। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं एक फौजी होने के नाते एक इस अग्निपथ स्कीम के बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि मैं चौथी पीढ़ी का फौजी सैनिक हूँ। हमारे परिवार ने तकरीबन 100 साल तक देश की सेनाओं में अपना योगदान दिया है, और तकरीबन 30 साल मैंने योगदान दिया। तो इसलिए पहले मैं देश का सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और उसके बाद कुछ और। तो जहां तक बात है अग्निपथ स्कीम की, ये मोटे तौर पर फौज में कोई भी चीज लागू की जाती है तो उससे पहले उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया जाता है, जिसके जरिए उसको छोटे पैमाने के ऊपर टेस्ट और चेक किया जाता है, जिसको ट्रायल एवेल्युएशन कहते हैं। चाहे एक छोटी सी राइफल भी लेनी हो तो उसके लिए भी बहुत तरह की ट्रायल के से गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्कीम के अंदर कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं किया गया, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं किया गया, और सीधे ही 46,000 बच्चों को, यूथ को एक कर्टेल्ड कम सालों की नौकरी, 4 साल की नौकरी ऑफर की है। ये बहुत ही फौज के लिए, देश की सरहदों के लिए, देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत ही बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। क्योंकि देखिए, 4 साल इस स्कीम के अंदर बच्चे अगर रहते हैं तो 6 महीने की ट्रेनिंग है, 1 साल की छुट्टी हो जाती है इस 4 साल के दौरान में, हर महीने 2 महीने की एनुअली, 1 महीने की कैजुअली। तो 4 साल में 1 साल छुट्टी बीत जाती है, 1.5 साल ये बच गया। 2.5 साल वो क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे इस देश की सुरक्षा के लिए? और जहां तक फौज की ट्रेनिंग का इथोस है, उसके तहत कोई भी सैनिक 1 साल की सैनिक की सेंटर में ट्रेनिंग लेता है, तकरीबन 2 साल उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, और तब जाके वो 3 साल के बाद एक प्रॉपर सैनिक बनता है। और अगर स्पेशलाइज या सुपर स्पेशलाइज सैनिक हम तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक पृथ्वी मिसाइल का स्पेशलिस्ट रहा हूँ, तो हमें 10 साल लग जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लेवल तक अचीव होने के लिए, सुपर स्पेशलाइजेशन के लेवल। आज का सोल्जर सिर्फ एक राइफल चलाने वाला सोल्जर नहीं है। हमारे यहाँ पर इन्फेंट्री के अंदर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, हमारे तरह तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट है। जो सोल्जर 2022 हमारी एक डेफिनेशन है, जिसके अंदर आपने अगर अंग्रेजी पिक्चरों में रोबोकॉप देखे होंगे, तो वैसा ही एक सोल्जर की कल्पना हमने
अपने सैनिकों के लिए की है। तो ऐसे सैनिक तैयार करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए, आर्टिलरी के बारे में, आर्मर टैंक के बारे में, भांति के इक्विपमेंट है। एक टैंक के अंदर ही अगर देखा जाए तो एक गनर होता है, एक ड्राइवर होता है। तो अभी आपका जो इसके जो अभी सार निकल कर आ रहा है इस विषय में चौधरी साहब, वो ये समझ में आ रहा है कि अभी बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि सेना को और भारत की देश की सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। ठीक है, आपने अपना पक्ष रख दिया। मैं सर फिर आऊंगा आपके पास, आप बात पूरी कीजिएगा। मैं सर फिर आऊंगा आपके पास, अपनी बात पूरी कीजिएगा, तब आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। मैं फिर आऊंगा सर आपके पास। ठीक है सर, एक छोटा सा, चूंकि विषय ये डिफेंस का है, देश की सुरक्षा का है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में समझने की से जरूरत है। शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं और विशेषज्ञ के तौर पर ये हमारे साथ जुड़े हैं। शिवदान सिंह जी, क्या टूर ऑफ ड्यूटी का स्वरूप बदलने की आवश्यकता है? इससे इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, प्लानिंग नहीं की गई है। मैं कुछ हद तक इनसे सहमत हूं, मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इस वक्त सरकार की जो भावना है, वो पूरे देश में सैन्य सेवा को चारों तरफ फैलाना है, ट्रेन फौजियों को पूरे देश में फैलाना है। जिस प्रकार इजराइल एक छोटा सा देश चारों तरफ से अरब देशों से घिरा हुआ है, मगर फिर भी वो शक्तिशाली बन के उभरा है। इस वक्त युद्ध सीमाओं पर नहीं होगा, इस वक्त अब आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से युद्ध देश के आंतरिक भागों में होगा। और जैसा कि इस स्कीम में अनाउंस किया गया है, ज्यादातर इसमें नौजवान ITI ट्रेनिंग किए हुए नौजवानों को इसमें रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि सेना में ज्यादातर आजकल सारे इक्विपमेंट, सारे हथियार तकनीकी से भरपूर है। और ये जो ITI के ट्रेन नौजवान आएंगे, इनको सेना में पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया जाएगा। और साथ साथ आज का नौजवान हर क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता है नए। इन नौजवानों को 4 साल की फौज में इनके व्यक्तित्व का निर्माण करके, इनको हर तरफ से योग्य बना करके, इनको सफिशिएंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करके, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे इनको 12 लाख रुपए कैश मिलेंगे और 30,000 रुपए महीने इनको वैसे मिल रही होगी। ज्यादातर हमारे देश का नौजवान 21-22 साल की उम्र में अपना रोजगार ढूंढता है। उस एक उम्र में ये लोग जब आएंगे सेना से बाहर, उस वक्त एक आम नौजवान से बेहतर स्थिति में होंगे। तो इसलिए ये कहना कि नौजवानों के हम कैरियर को या इनकी रोजी रोटी को हम हार्म कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। बल्कि ये नौजवान अपनी रोजी रोटी औरों से बेहतर कमाएंगे। और के साथ साथ भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि देश की अर्धसैनिक बलों में, सीमा सुरक्षा बलों में इन नौजवानों को लिया जाएगा। और के साथ साथ बहुत सारी प्रदेश सरकारों ने भी अनाउंस किया है कि वो इन नौजवानों को अपने यहाँ नौकरी देंगे। और साथ साथ सरकार के अलावा प्राइवेट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ये वो अपना अच्छा मानेंगे इनको अपने यहाँ लेना, क्योंकि ये एक ट्रेंड, अनुशासित और ईमानदार नौजवान होंगे जो उनको अवेलेबल होंगे और वो इनको बढ़ चढ़ के नौकरियां प्रदान करेंगे। इस प्रकार से जहां ये नौजवान दिशाहीन घूम रहे हैं चारों तरफ, उनको सेना पूरी तरह ट्रेन करके इस योग बनाएगी कि वो अच्छी तरह से सिविल में स्थापित हो सके। ठीक है सर, मैं इस विषय को और आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ और प्रवक्ता हैं, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भी जुड़ गए हमारे साथ, विवेक चौधरी जी भी हैं जेजेपी से, विजेंद्र रेड्डू जी भी हैं। भूपेंद्र जी आपके पास वापस आता हूं, शुरू में ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। भूपेंद्र जी सवाल वही रहेगा, क्या कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना पर भी सरकार के गले की फांस जैसा बनता नजर आ रहा है? सरकार को सोचना पड़ेगा इस पर भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। कृषि कानून भी कोई गले की फांस नहीं बना था। कुछ स्वार्थी लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उसको भी गलत इस्तेमाल किया था। और वो कोई अच्छी योजना थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि ज्यादातर संगठन उसके हक में थे। लेकिन जो ये खून खराबा था इन्होंने बहका करके उत्तर कराने का राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष ने जो काम किया, उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लेने का कंधा बदल गया सर, इरादा अभी भी वही है? नहीं, देखिए हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अब विरोध कौन कर रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। हाँ जी। जो हमारे विशेषज्ञों ने बात बताई, जो पहले वाले विशेषज्ञ ने बात बताई, मैं जरा उनके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा। उन्होंने ये कहा कि भाई 4 साल में क्या हो जाएगा और वो 4 साल में आगे फिर क्या करेंगे। देखिए, कोई भी जो पॉलिसी सरकार बनाती है, खासकर सैनिक बलों के मामले में, एक दिन में कोई पॉलिसी नहीं बनती। और इन विशेषज्ञों को तो मालूम है कि जो उनकी प्रपोजल होती है, जो उनकी जरूरतें होती है, उसके हिसाब से एक मिलिट्री की जो डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रपोजल भेजता है, अपनी नेसेसिटी बताता है और उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख के सरकार उसको लागू करती है। कि हमारी सरकार सैनिक बलों के मामले में बहुत कम इंटरफेरेंस करती है। और मैं ये कहता हूँ कि बाकी लोगों में देश की सुरक्षा की बात जहाँ पर है, ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और ऐसे मामलों में सवाल उठाने का काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कर रहा हूँ, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, खासतौर पर तो ये कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। ये तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी किसानों के कंधे पे इन्होंने बंदूक रख के चलाई थी, उसके बाद जो चुनाव हुए, इनकी क्या दुर्दशा हुई, लोगों ने इनकी बात को लाइक नहीं किया। अभी ये अग्निपथ पे जो ये कर रहे हैं, मैं आपके अपने यहाँ की मिसाल देता हूँ। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। हमारे सोनीपत रोहतक के बहुत नौजवान सेना में जाते हैं। 14 तारीख को अग्निपथ योजना जो लॉन्च हुई, उसके बाद 19 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव हुए निकाय के लोग, इसके नगर परिषद और नगर पालिका जी। हमारे दोनों जिलों में 7 जगह चुनाव हुए थे। वो 7 में एब्सोल्यूट वोटों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विजय प्राप्त की है। इसलिए लोग तो इसके हक में हैं। जो 17 से 17.5 से 23 साल के नौजवान हैं, वो कोई भी आपको धरना प्रदर्शन में नहीं दिखेगा। ये जो जिनकी धरती खिसक गई है, जो पार्टियां बिल्कुल 0 पॉइंट पे आ गई हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ लोगों का झुंड किराए पर ला करके ये प्रदर्शन धरना करने का काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं, कल तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान है, वो एक जो विकलांगों का जो प्रदर्शन था, उसमें जाके और अपना नाम दिखाने की कोशिश, उन लोगों ने फोटो खिंचाने की कोशिश की। उन लोगों ने उनको वहां से खदेड़ने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि ये जितनी प्रॉब्लम है जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, ये सारी उसी की देन है। अब आप क्या मुंह दिखाने आए हो, यहाँ से भाग जाओ। उनको भगाने का काम किया। मैं एक अपील करता हूँ सभी पार्टियों से कि जहाँ देश की शिक्षा की बात आती है, उसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको राजनीति करनी है तो बहुत एजेंडे आएंगे सर। और पार्टियां हैं ना सर, वो भी यही अपील कर रही हैं कि देश की सुरक्षा का मसला है, इसमें इस तरह से बिना किसी फुल प्रूफ प्लान के, बिना किसी टेस्टिंग के आप ऐसे कोई भी योजना लागू ना करें। विपक्षी दलों का यही कहना है। मैं इस विषय पर भी आऊंगा सर, और प्रवक्ता एक छोटा रिएक्शन कलावा साहब ले लेते हैं, उसके बाद और डिटेल में चलेंगे। विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं जेजेपी से। विवेक जी, चूंकि योजना युवाओं के लिए है, देश की सुरक्षा का विषय है, और मुझे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का एक जो बयान वो ध्यान में आ रहा है इस वक्त, जब उन्होंने 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने का जिक्र किया था। वो 2.5 मोर्चा, एक चाइना, एक पाकिस्तान, और भीतरी जो लड़ाई और भीतरी जिस द्वंद्व का जिक्र हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी किया। 4 साल जब एक ट्रेनिंग और एक फौजी सेवानिवृत्त होकर वापस लौटेगा, एक अनुशासन उसके अंदर होगा ही, ऐसा स्वाभाविक माना जा रहा है। लेकिन कई लोगों में इस बात को लेकर कि 4 साल के बाद अब मैं बेरोजगार हूं, इस बात को लेकर जिन लोगों में भ्रम की स्थिति है, जो लोग परेशान होंगे, वो इस 2.5 मोर्चे की लड़ाई, जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, उसमें एक बड़ा हथियार बन सकते हैं। आशीष जी, देखने की बात यह है कि आज के दिन विरोध कौन कर रहा है। हाँ, आज ये भ्रम फैलाने का काम कौन कर रहा है। आज जो पार्टियां जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो आज कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के चक्कर में, मोदी जी को घेरने के चक्कर में देश की खिलाफत करने पे लगे। आज 57,000 बच्चों ने अप्लाई किया। संडे तक का जो आंकड़ा था, जो ट्वीट करके एयरफोर्स ने बताने का काम किया, वो 57,000 बच्चे कहीं और किसी दूसरे देश से आए हैं क्या? अब सर 94,281 हो गया सोमवार तक।
हाँ, सोमवार तक 94,281 हो गया जी। तो वो कहाँ के हैं? भारत देश के नागरिक ही होंगे और भारत देश के युवा ही होंगे। जो आज विरोध प्रदर्शन करने का ड्रामा कर रहे हैं, उनके विरोध प्रदर्शन में कहाँ है युवा? आप बताने का काम कीजिए। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, 52 साल के राहुल गांधी को युवा कहने का काम करते हैं और 44 साल के दीपेंद्र हुड्डा को युवा बताने का काम करते हैं। उनको युवा का दर्द क्या पता? आज युवाओं की जो डिमांड है, युवा रोजगार के लिए जा रहा है और युवा को एक 17 साल का बच्चा जब वहां जाएगा और उसको सीखने को जो मिलेगा वो उसका स्टार्टिंग ऑफ करियर है, एंडिंग ऑफ करियर ना बनाइए उसे, एंडिंग ऑफ करियर नहीं है। जब वो 21, 22, 23 जब आएगा उसके बाद उसके पास फील्ड, ओपन फील्ड है, उसमें वो कहीं भी, हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम नौकरी देने का काम करेंगे। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में उनके पास ओपन फील्ड है, जहां मर्जी वो चाहे वहां नौकरी कर सकते हैं। आप उसको गलत रवैये में पेश कर रहे हैं देश के सामने, वो गलत है। रही बात सिर्फ 4 साल क्यों मान के चलते हैं, मैं तो 14 साल मानता हूं। 25% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फौज रखने का काम करेगी, जिनमें टैलेंट होगा, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होगी आगे चले। आज 25% उनको भी मान के चलिए, सिर्फ 4 साल ना बताइए। अब अगर कोई आपका जानकार फॉर्म भरता है, वो ये नहीं है कि 4 साल बाद ही बाहर आएगा। हो सकता है वो कैपेबिलिटी उसके अंदर है, 14 साल बाद बाहर आए। देखने की बात है और समझने की बात है। आज आप एक साइड तो कहते हैं बेरोजगार हैं युवा, बेरोजगार हैं। इस स्कीम के तहत रोजगार देने की एक पहल तो शुरू की गई। 4 साल बाद बच्चे वापिस आएंगे, हर साल इसी तरह एंट्री होती रहेगी, तो बच्चों को एक रोजगार तो मिल रहा है। 17 से 21 साल की उम्र जो है, यही एक गली मोहल्ले में जो जिक्र चलता है या गांव की चौपाल में बैठ के जो जिक्र चलता है, वो ये चलता है कि 17 से 21 के बीच में बच्चे की सुधरने की भी एज है और बिगड़ने की भी एज है। और उसी समय पे जब बच्चा सेना की सेवा करने के लिए जा रहा है, तो वहां क्या है, उसको सीखने को ही मिलेगा, कुछ ना कुछ उसकी करियर बिल्ड। आप ये कह रहे हैं कि इस उम्र में जब वो सेना के कड़े अनुशासन में रहेगा, इस उम्र में जब वो सेना की कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजरेगा, तो वो देश प्रेम में और अनुशासित होगा, देशभक्ति उसके अंदर ये भावना बढ़ेगी। लेकिन चौधरी साहब, एक विषय और, जो बात आप कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि वो अग्निवीरों को नौकरी देंगे, विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे भी कि नहीं। वो दावा कैसे कर सकते हैं, वो गारंटी कैसे दे सकते हैं? नहीं, विपक्षियों का तो काम है। विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है आज बोलने के लिए। हमें पता है मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो उनके ऊपर नहीं है। आज के दिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। युवाओं को प्रेरित करने का एक तरीका है कि युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि देश सेवा में आगे आए। जनाब, ये 4 साल की बात कर रहे हैं। अगर सेना की वर्दी एक दिन के लिए भी सीने के ऊपर आए तो बहुत गर्व की बात होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तमाम डिबेट्स पे सुनने का काम करता हूं, इनसे मैं पूछने का काम किया, पर इनके पास जवाब नहीं है। रटा रटाया भाषण ये लेके आते हैं और वो पढ़ने का काम करते हैं। ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो युवा कहां थे? क्या इनके प्रदर्शन में कहीं 20 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं 40 लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पे युवा देखने को नहीं मिलते? इनके टिकटार्थी देखने को मिलते हैं। कहीं शैलजा गुट अलग धरना देता है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग देता है। करनाल के अंदर इनके प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं और इनके प्रदेश प्रभारी जाते हैं, वहां 20 आदमी इनको आगे खड़े मिलते हैं। तो किस तरह का विरोध? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही है, युवा कोई विरोध नहीं कर रहा। आज राजनीतिक पार्टियां ही उनको बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां ही उनको बहकाने की कोशिश कर रही हैं। युवा तो आवेदन कर रहा है, युवा तो आवेदन करने पे लगा हुआ है, आवेदन कर रहा है और भर्ती का हिंसा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, चढ़ के युवा इसमें भाग ले रहे हैं और युवाओं के फायदे की बात है। ठीक है सर, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। विजेंद्र जी भी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से शरण साहब भी हैं। विजेंद्र जी, चूंकि योजना युवाओं के लिए है,
एक तरह का रोजगार भी है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक दल या बहुत सारे प्रवक्ता और बहुत सारे नेता या मंत्री भी इस बात का जिक्र करते रहे कि सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है या रोजगार के लिए नहीं, वो देश सेवा के लिए है। हालांकि इस पर बहुत सारी टिप्पणियां रिएक्शन में भी आ रही हैं। लेकिन सर, ये जिस तरह का विरोध इस पर किया जा रहा है, एक तरफ विरोध हो रहा है, राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस बीच एक आंकड़ा जो सामने आया है सोमवार तक अग्निवीरों के एप्लीकेशंस की हम बात करें तो 94,281 एप्लीकेशंस आए हैं सर। ये ट्वीट किया है आधिकारिक ट्विटर हैंडल वायुसेना द्वारा। सर, अगर विरोध हो रहा है और विरोध है तो फिर ये बायकॉट होना चाहिए इसका। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख लोगों ने 5-6 दिनों में ही आवेदन कर दिया है, तो इसका मतलब जिन्हें ज्वाइन करना है टूर ऑफ ड्यूटी वो तो आवेदन कर रहे हैं, विरोध कौन कर रहा है फिर? विजेंद्र जी, आपका ऑडियो उधर से म्यूट है। बता देता हूं कि जी अब आ रही है आवाज। मैं लगभग 138 करोड़ को पार कर दिया और सारे लोगों के दिलों में बसा है, उसका मैं एक हिस्सा रहा हूं। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ एक शिरान साहब मैं आपके पास आऊंगा, अभी आऊंगा मैं। ये विजेंद्र जी से सवाल था मेरा, अभी आप रुकिए थोड़ा, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी नौकरी निकालेंगे, निकालेंगे तो जो लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे, क्योंकि हमारे देश की बेरोजगारी जो है चरम सीमा के ऊपर है। इसलिए आप इस बात को छोड़ दीजिए कि 94,000 एप्लीकेशन आए हैं, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक वैकेंसी के ऊपर हजारों एप्लीकेशन आते हैं। इस हिसाब से एयरफोर्स की 3,000 वैकेंसी निकली थी। मैं मानता हूँ कि पहले जो रैलियां हुआ करते थे आर्मी में भर्ती करने के लिए, उसमें 100 वैकेंसी के ऊपर लाखों जवान खड़े होते थे। आज ये 94,000 कोई बड़ा आंकड़ा ना मानिए आप इसको। मैं तो कहता हूँ 3,000 वैकेंसी के ऊपर अगर ये शर्त ना होती, अरे भर्तियां बंद नहीं हुई अभी। अब मैं कहता हूँ 30 लाख एप्लीकेशन आ चुकी होती है अब तक। ये कहीं ना कहीं युवाओं का इसमें विरोध साफ दिखाई दे रहा है और ये सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी का है। आप कुछ भी करीबी डीसी रेट के ऊपर आप देख लीजिए, एक वैकेंसी के ऊपर हजारों जो है एप्लीकेशन आ जाती है। बेरोजगारी का ये अपमान है। इस प्रकार से यहाँ हमारे साथ बैठ करके इसका गुणगान करने का काम कर रहे हैं आशीष जी। ये एक नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अग्निपथ की योजना न देश हित में है, न सेना हित में है, न ही बेरोजगारों के हित में है और न ही युवाओं के हित में। इसके स्पष्ट कारण है आशीष जी। देखिए, इसके बाद जो है ना हमारे देश की 2 प्रकार की सेना बन जाएगी। एक स्थायी सेना होगी 25%, 75% हमारी अस्थायी सेना होगी, जिनमें अनुभव की कमी होगी। आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के वार आए हुए हैं, उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए कम से कम 10 साल एक सैनिक जो है 10 साल में जाकर के बनता है। आप 4 साल में कैसे ट्रेन करेंगे? दूसरी बात आशीष जी के चैनल से मैं जो पूछना चाहता हूँ इसके जो समर्थकों को, कि एक जवान के अंदर नाम, नमक और निशान का जज्बा होता है। जी रामेश्वर शरण जी, ये जिस तरह से ठीक है विरोध हो रहा है, योजना का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे किंतु परंतु जोड़े गए हैं कि 4 साल के बाद आखिर युवा क्या करेगा, और अगर उसे हथियार की ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो आगे बागी हो सकता है, बहुत सारे गुंडे बन सकते हैं। बहुत सारे पार्टियों के प्रवक्ताओं ने, आपकी पार्टी के भी एक प्रवक्ता थे, अभी वो पता नहीं पार्टी में हैं या नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि वो हथियार की ट्रेनिंग लेकर के गुंडे बना देंगे ऐसे लोगों को जिनमें 4 साल के बाद अगर वो बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन अभी इस योजना को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है, इस भ्रम को कैसे दूर किया जाएगा सर? मैं स्पष्ट रूप से एक बात बड़े खुले मन से कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी डिबेट है, बहस का जो विषय है, वो विषय यह है कि अग्निपथ योजना क्या है और इसको हमारे देश में इंप्लीमेंट करने का भी वक्त है या नहीं है, इसको कैसे करना चाहिए था। पर यहाँ पे कुछ साथी इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक साथी को सुन रहा था, युवा साथी हैं चौधरी जी, जेजेपी के प्रवक्ता, एक गाय का प्रस्ताव पे रटे रटाए हिसाब से जो बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। वजह ये है क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, राजनीति से ऊपर उठ करके देश की सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा से लेकर बाहरी सुरक्षा का। क्योंकि
4 साल के सैनिक की बात करते हैं हम, 4 साल के सैनिक को हम सैनिक नहीं कहते, 5 साल तो कम से कम चाहिएगा उसको एक्स सर्विसमैन के लिए। अब 2-3 बातें यहाँ पे आ जाती है। सेना सिर्फ और सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है जी। सेना सिर्फ और सिर्फ रोजगार का माध्यम नहीं है, ये देशभक्ति का एक जुनून होता है युवा शक्ति के बीच में, जिसको वो बुनाने की कोशिश करता है सेना में भर्ती होकर के। हाँ। हमारा जो प्रदेश की बात करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो है इस चैनल को हमारे, क्योंकि हरियाणा के नाम से चैनल है जी न्यूज का, ये तो इसको देख रहे हैं जो लोग, यूपी का कुछ बॉर्डर रहेगा, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, तो यहाँ पे जो धरती है, यहाँ पे पूर्वज यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे लोग सेना में जाते हैं। बिल्कुल। तो उनके बाप दादा से लेकर के आज जो जनरेशन है वो भी, लेकिन ये सीधा का सीधा पिंच करता है लोगों के जज्बे के साथ। आप ये बात कीजिए कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि 2 से 2.5 से 6 महीने तक का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है। जो मौजूदा हालात, जो 4 साल का अग्निवीर की बात कर रहे हैं, 2.5 से 6 महीने में मैं मानता हूं कि किसी रिक्रूट को लेफ्ट राइट ढंग से नहीं आएगा, मीन्स उसको डिसिप्लिन भी नहीं आएगा, वेपन्स उसको कैसे कैरी करने हैं, सेक्शन फॉर्मेशन क्या है, उसको आगे जाकर के बटालियन फॉर्मेशन में कैसे काम करना है, आल्टीट्यूड में कैसे उसको काम करना पड़ेगा, डेजर्ट में वो कैसे काम करेगा, उसको वार कैसे लड़नी है। मैं कह सकता हूं कि वो सैनिक के नाम पे उसको सह भी नहीं मालूम होगा उसके 4 साल के पीरियड के दौरान, जिसके बीच में उसका तकरीबन छुट्टियों का भी 1 साल का टाइम रहेगा, कुछ उसका ट्रेनिंग टाइम है 2.5-3-4 महीने जो भी प्रोवाइड करवा पाएंगे मौजूदा हालातों में। तो किसी भी इतने बड़े एक सिस्टम को अडॉप्ट करना, अब बार बार इजराइल का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इजराइल और हमारी जो भौगोलिक स्थिति से लेकर के उनकी फाइनेंशियल जो ये कंडीशन है, उसको हम कहीं पे भी कंपैरिजन करें तो आमने सामने नहीं बैठते हैं। ना उनकी चारों तरफ की जो ज्योग्राफी है वो हमारे हिसाब से ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इतने बड़े एक सिस्टम के अंदर बदलाव, मैं कहता हूं कि डिफेंस एक ऐसी चीज थी जहां पे अब तक के ऐसे कोई इतने बड़े इन्वेंशन आविष्कार करना अलग चीज है, लेकिन ये तो जैसे अब हमारे कर्नल साहब बैठे हैं यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी के साथ प्रवक्ता जी हैं, तो इन्होंने भी वही चीज रखी कि राइफल तक यहाँ पे जब आती है सेना के अंदर तो उसका ट्रायल बेसिस होता है, टाइम होता है, हाँ। उसको ट्रायल पे लिया जाता है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 46,000 यानी 46,000 सैनिकों की 1 साल के अंदर अग्निवीर के नाम पे भर्ती होगी। उनको रैंक भी अलाउ नहीं होगा, फौज का जो एक रैंक रहता है परमानेंट, सिपाही, कांस्टेबल, नायक, नायक, वो रैंक भी अलाउड नहीं होगा, उनके रैंक भी नहीं होंगे। तो वो किस मायने में अग्निवीर बनेंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, देश की जनता को ये समझाना चाह रहा हूं, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं मौजूदा भारत सरकार से कि देश के युवाओं को अंधेरे में मत धकेलिए। ये एक ऐसा अंधेर कुआं है जिसके अंदर 100 लोग उतरेंगे, 100 जन उतरेंगे, उनमें से 10-20 लोगों को ही वो रस्सी मिलेगी जिससे उनको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, नहीं तो उनका अंधकार तो फ्यूचर में होगा, अंधकारमय तो उनका फ्यूचर होगा। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। अब काफी सारे राजनीतिक बयान ऐसे भी आए हैं मौजूदा सरकार के, कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं, बड़ा बयान भी आएगा उनका, उन्होंने बोला कि हम अपने मुख्यालय के अंदर उनको गार्ड की ड्यूटी दे देंगे। तो बड़ी शर्म की बात है, इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए लोग अपनी जान देते हैं, इस यूनिफॉर्म को पहनने के लिए पैसा उनकी प्रायोरिटी नहीं है, देश प्रायोरिटी है, और वो लोग वहां पे इतनी ट्रेनिंग के नाम से, अग्निवीर के नाम से आकर के क्या इन लोगों के दरबान लगने के लिए आ रहे हैं? मैं इस चीज से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा, बिल्कुल नहीं। जैसा आप सर सुनिए ना, सुनिए शरण साहब, आप चूंकि ससम्मान आप जैसा कह रहे हैं कि 3 साल की या 4 साल की ड्यूटी में वो ठीक से अच्छी तरह से ट्रेंड भी नहीं हो पाएंगे, तो शायद गार्ड तक की सीमित है उनकी ड्यूटी, फिर गार्ड तक ही बन पाएंगे वो, जब वो सैनिक ढंग से नहीं बन पाएंगे तो गार्ड ही बन पाएंगे वो। आप उनको सीधा सा ये मैसेज कन्वे कीजिए, हम सरकारी खर्चे पे लिमिटेड कंपनियों के, अडानी अंबानी के गोदामों के या बीजेपी के दफ्तरों के लिए गार्ड तैयार करने का एक प्लानिंग लेके आए हैं। वो फौज को उसके अंदर इन्वॉल्व करके हमने ऐसा प्रेशर बना दिया है मौजूदा सरकार ने डिफेंस के ऊपर भी कि उनके जो मौजूदा जो उनके चीफ है उनको आकर के मजबूरी में बयान देना पड़ रहा है कि हम उनके लिए गार्ड तैयार कर रहे हैं। तो आप सीधे सीधे ये बोल दीजिए कि हम देश के अंदर गार्ड तैयार करने का ये गंभीर सवाल है। भूपेंद्र जी, विवेक जी से इस पर रिएक्शन लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, विवेक जी, जिस तरह से शरण साहब कह रहे हैं ये गंभीर सवाल है, इस पर आपसे आगे टिप्पणी लेंगे, आपका जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। अपना देश, अपने लोग, अपनी बात। जी दिल्ली, एनसीआर हरियाणा,
अपना चैनल। और ब्रेक के बाद वापस चर्चा में चलेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलोत साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं। गहलोत साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि फिर आपको सीधा सीधा यही कह देना चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए गार्ड तैयार करने का काम कर रहे हैं। आप बीजेपी के दफ्तर में दरबान बनाएंगे उन्हें? देखिए, मुझे जो आम आदमी के प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता ही इस किस्म के आते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनका नेचर है क्या, इनका सिस्टम है, वो सब जानते हैं। और इनने अभी जो चुनाव 3-4 महीने पहले इन्होंने पंजाब में जीता था, उसके 3-4 महीने बाद ही चुनाव हुआ, उसमें इनको अपने औकात का भी पता लग गया क्या रुझान इनके आई। और चुनाव पे दूसरा मैं आप मुद्दे पे आइए। अरे सुनिए, आप मुद्दे पे आ रहे हैं सर। शरण साहब नेता है ना, तो थोड़ा समय लगता है सर मुद्दे पर आना। सुनिए ना, अभी थोड़ा समय, भूमिका बनानी पड़ती है। जी जी, इन्होंने विजय वर्गीय की तो बात कर दी। हाँ, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात नहीं की, जिन्होंने 10% पुलिस में भी रिजर्वेशन की बात अग्निवीरों के लिए की। हाँ। और 100% लोगों को गारंटी देने की भी बात की। और अर्धसैनिक बल जो नेशनल लेवल पर है, उनमें भी 10% की इन्होंने रिजर्वेशन की बात की। जब 100% लोगों को गारंटी दे, वो इन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था। ये किसी आदमी ने किस लहजे में ये बयान दिया है, उसको इन्होंने पकड़ लिया। और मैं आपको बात बताऊं स्पष्ट तौर पर, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना मैं कोई बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जो लोग 15 साल की नौकरी करने के बाद भी आते हैं, हाँ, तो भी देख रहा हूँ, वो बैंकों में भी गार्ड लगते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी लगते हैं। जी देखिए, कोई भी काम खराब नहीं होता। रोजगार तो रोजगार होता है। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह लगते हैं, वो 40-40, 50-50 हजार रुपए तनख्वाह भी लेते हैं। और जो मैं ये भी कह, ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनमें आप सैलरी गवर्नमेंट से तो 3-3, 4-4 गुना सैलरी है वहां पर। आप के चल रहे हो कि उनको गाड़ी लगेंगे या वोट लगेंगे। आप उनकी सैलरी की तुलना कर दीजिए सरकारी जॉब से, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है। हमारी ये बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, और जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो एक तरह से कानून होता है। हम सारे के सारे लोगों को अच्छी नौकरियों में एडजस्ट करने का काम करेंगे। इसमें ये सिर्फ विरोध की राजनीति को छोड़ दें और देश की रक्षा की जो बात आती है उसमें ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। और मैं एक और भी आपको बात बताता हूँ जी, तो हर रोज बदल रही है। आप एक मोबाइल आज लेके आ रहे हो, उसमें 1 महीने बाद दूसरा मोबाइल आ रहा है, उसमें अलग से टेक्नोलॉजी है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जो नौजवान आ रहे हैं, मैं तो अपने परिवार की बात करता हूँ, मेरा 10 साल का जो पोता है वो सारे सिस्टम को कर देता है, 1 मिनट में हमें नहीं आ रहा। जो नौजवान आगे आएंगे, जो टेक्नोलॉजी रोज के रोज डेवलप हो रही है, वो उसको जल्दी पकड़ने का काम करेंगे। और वो सारे के सारे थोड़े हमारे आ जाएंगे। हम 25% लोगों को परमानेंट मिलिट्री में भी रखेंगे, जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग हो जाएंगे, जो बहुत ही काबिल लोग होंगे, 25% उसमें रखेंगे हम सेना में, और वो हमारी देश की सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे मिलिट्री, ऐसे नौजवान हम तैयार कर देंगे कि किसी भी देश की, क्योंकि आप देख रहे हो हमारी जो पड़ोसी देश है उनसे हमारे कैसे संबंध है, हम ऐसे नौजवान तैयार देंगे कि किसी भी देश की हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं हो। और कभी अगर बाई चांस जरूरत पड़े, भगवान ना करे, तो हमारे करोड़ों नौजवान जो है बंदूक लेके और हमारी सरहद पे जाने का, जहां भी रक्षा करने का काम हो, उसके लिए तैयार रहे। हम बिल्कुल इसमें से इस टिप्पणी में से एक और सवाल निकल रहा है। कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं। शिवदान सिंह जी, सेना की ट्रेनिंग जो कि एक्यूरेसी के मामले में बेहतर ही मानी जानी चाहिए, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग में अनुशासन होता है, एक सख्ती होती है, और एक एक्यूरेसी की बात हो तो वहाँ पर 100% एक्यूरेसी की बात सामने आनी चाहिए। जबकि वादा ये किया जा रहा है या दावा ये किया जा रहा है कि 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। तो जो बाकी लोग हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, या जो 25% लोग हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा,
फिर सेना की ट्रेनिंग पर सवाल उठेंगे। क्या 25% ही लोगों को ट्रेन कर पाई सेना, बाकी लोगों का क्या? ये भ्रम की स्थिति है सर। ट्रेनिंग सबको समान दी जाएगी, हाँ, मगर आजकल के युवाओं का रुझान देखा जाता है। यदि किसी का रुझान देश सेवा में है, सेना में नौकरी कंटिन्यू करने में है, वो अलग बात होती है और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा और उनकी कैपेबिलिटी सेना के अनुसार देखी जाएगी। यदि वो सेना के अनुसार सही पाए जाएंगे और कंटिन्यू करने लायक पाए जाएंगे तो उनको पक्का रखा जाएगा। और ये नहीं है जो नौजवान सेना से बाहर निकाले जा रहे हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कमी छोड़ी जाएगी। वो भी हर प्रकार से उतने ही ट्रेन होंगे जितना सेना में रहने वाले लोग ट्रेन होंगे। और इसीलिए क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए सारे अर्धसैनिक बलों में, प्रदेश सरकारों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में इनको इसलिए स्थान दिया जा रहा है कि सेना से पूरी ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। ये पूरी तरह से प्रशिक्षित नौजवान होंगे और इन नौजवानों को स्वरोजगार का भी अवसर अवेलेबल होगा, क्योंकि अक्सर हमारी सेना में मैंने खुद देखा है कि बहुत से सैनिक सेना से डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें सेना की नौकरी उस समय उनके पसंद में नहीं होती है। तो इस प्रकार की समस्या को भी इस प्रकार की एंट्री से दूर किया जा सकता है। इससे केवल वही नौजवान सेना में आगे कंटिन्यू करेंगे जो सेना के लिए वाकई इच्छुक हैं, वहां की लिविंग कंडीशंस देख करके, वहां की ट्रेनिंग को देख करके, वहां के स्टाइल को देख करके। ठीक है सर। रोहित जी, क्या विपक्ष या विरोधी दल सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? इसमें विरोध करने जैसा कुछ है नहीं? देखिए आशीष जी, मैं पहले आपसे थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि ये शहजान साहब का मेरे को ऑडियो नहीं पता चला ज्यादा, हाँ, और इसके अलावा और भी ऑडियो क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं सही से अपनी जो अपने कमेंट्स हैं उनके रिप्लाईज नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको एक जो आपका पहला सवाल है कि जो कि विवेक जी ने भी कुछ बात उठाई, हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर ये बात उठा रही है तो ये दो बेसिक मुद्दे हैं। यहाँ पर जो 4 बेसिक स्तंभ है हमारी जो रक्षा प्रणाली के, एक देश है, एक देश की जनता है, जनता से जहाँ से बच्चे हमारा एक रिसोर्स आता है, तीसरी देश की फौज है और चौथा देश की जो सरकार है। अगर सरकार सही नीति बनाएगी तो देश सुरक्षित रहेगा, देश की जो सेना है वो सही रिसोर्स लेकर सही काम कर पाएगी। तो इसकी दिशा और दशा देना जो है वो सरकार का काम है और देश की सुरक्षा करना जो है वो सेना का काम है। और देश है तो हम सब हैं, अदरवाइज हम कोई भी जो है किसी भी हमारी कोई स्थिति नहीं रहेगी। बिल्कुल कोई अस्तित्व नहीं है। एक तो विवेक जी की बात है कि जहां तक बात है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने के नाते हमें ऐसे लगता है कि ये देश के हित की एक, ना तो ये देश के हित की पॉलिसी है, ना ये यूथ के हित की पॉलिसी है। यूथ को रोजगार देना चाहिए था। पिछले 3 साल से हमारी भर्तियां नहीं हो रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे, कई ओवर एज होने लग गए और ये 1.5 लाख से ज्यादा हमारा तकरीबन 50 से 60 हजार हमारे हर साल रिटायरमेंट होती है। तो 15 साल की जो 15 लाख की हमारी फौज है उसमें हर साल 50-60 हजार लोग रिटायर होते हैं। तो आप ये देखिए कि तकरीबन 1.5 से 1.25-2 लाख हमारे पास वैकेंसी डेवलप हुई है। उससे पहले तकरीबन 2 लाख हमारे पास वैकेंसी कम थी। तो 3.5 लाख वैकेंसी को भरने का जो काम करना चाहिए था, वहां सिर्फ एक अग्निपथ की स्कीम 4 साल के लिए रोजगार देने की बात कही, तो जिसमें सिर्फ 46,000 बच्चे आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी यूथ के जो रोजगार के लिए जो इंतजार कर रहे थे उसके साथ खिलवाड़ करने की बात है। दूसरी चीज, जो देश की जो जनता है, देश की जो सुरक्षा है, वहां पर जो अग्निवीर, जो हमारे 4 साल के कॉन्ट्रैक्टेड जो सोल्जर्स हैं, जिसमें से सिर्फ वो 2.5 साल के लिए अवेलेबल हैं, वो अगर गए थे वहां पे सरहदों पे होंगे तो हमारे देश की सरहदों के ऊपर हमें अंदेशा है कि वो उतनी बेहतरी से वो काम नहीं कर पाएंगे जो एक रेगुलर सोल्जर, जिसको अपनी लाइफ देने के लिए, देश के लिए अपनी लाइफ देता है, तो उसको ये मालूम है कि मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए देश हाजिर है। यहाँ पर वो जब उसके दिमाग में अंदेशा है कि मेरा 2 साल बाद, 2.5 साल बाद मैं उन 25% लोगों में आऊंगा या नहीं आऊंगा जो परमानेंट होंगे, तो बाकी लोगों में मेरा अगर मैं शुमार होता हूँ
तो मेरे लिए क्या होगा, मेरी आगे की लाइफ क्या रहेगी। और जहां तक बात है फर्दर जो एम्प्लॉयमेंट, जो ये बात कर रहे हैं, यूपीए की सरकार ने 10% सेना के अंदर सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उनके अंदर 10% रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन को देने का काम किया। हरियाणा सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो 10% वैकेंसी, आज जिसका आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 10% लोगों को जो एब्जॉर्ब करेंगे अग्निवीर को, तो ये 10% की जो रिजर्वेशन है वो पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि उन 10% में से सिर्फ तकरीबन 80 से 85% वैकेंसीज आज भी हरियाणा सरकार ने खाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए, ये मैं आपके सामने, ये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट के, ये मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा कि जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि देश के अंदर 3.5 लाख ये जो रिजर्वेशन की गई थी एक्स सर्विसमैन के लिए, उनमें से वो ये कहते हैं कि 30% से ज्यादा हम उनको यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। 3.5 लाख से ज्यादा पद पूरे देश भर के सेंट्रल एजेंसीज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर, बैंक में, सब तरह की जगहों के ऊपर खाली है। हाँ। और कई स्टेट ऐसी हैं जिसका डेटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हर स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ रिजर्वेशन की गई है। आज जब हम उनको भर नहीं पाए हैं तो क्या हम इन अग्निवीर जो नए बच्चे हैं, क्या हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे? हाँ। ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? और शिवदान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं सर। एक बात जो विवेक जी ने कही थी कि ये जो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है वहां पे जवान कहाँ दिखाई दे रहे हैं, विवेक जी में, हाँ। अरे यूथ शुरू में खूब सड़कों के ऊपर उतरे, लेकिन जब फौज के प्रवक्ताओं ने जब ये कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को फौज में नहीं दिया जाएगा, ये एक प्रणाली है, फौज की एक प्रणाली है कि अगर किसी के ऊपर पुलिस केस होगा तो उसको फौज के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो ये एक उन्होंने सही बात कही, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक डर पैदा हो गया कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन धरनों में, इन प्रोटेस्ट के अंदर परिवार, जो जवान बच्चे जो फौज में देश की सेवा करना चाहते थे, उनके परिवार इस प्रदर्शन के अंदर, इन धरनों के अंदर सब जगह आ रहे हैं जी। वो अपनी रिजेंटमेंट, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। हमारे बच्चों के साथ सही नहीं किया गया सरकार। कर्नल शिवदान सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर विवेक जी के पास चलेंगे और विजेंद्र जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर, उनके पास भी चलेंगे। शिवदान सिंह जी, मैं इसमें 2 बात बताना चाहता हूँ। हाँ। पहले जो स्कीम है अग्निवीर जी, इसको लागू करने के लिए जी सुनिए सारे विशेषज्ञों ने सरकार को राय दी है, क्योंकि ये देश की रक्षा का मामला है और ये नौजवानों के हित का मामला है। इसलिए इस योजना को बहुत सावधानी से लागू किया जाए और मॉनिटर किया जाए इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये स्कीम रेगुलर चलने वाली स्कीम है। यदि जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे, इतने पद खाली हैं, इतने ऐसा है, इतना वैसा है, ये चीज इस योजना में नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि सरकार को हर साल अपना रिक्रूटमेंट करना है और यदि पुराने साल के नौजवान बेकार घूम रहे होंगे तो इससे पूरे देश में बुरा प्रभाव पड़ेगा और इनटेक पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को पहले ही कॉशन दिया जा चुका है कि इस स्कीम को एक्सपर्ट के देखरेख में लागू कराया जाए। ठीक। नंबर 2, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह करते हैं, हाँ। उन्हें अपने पॉलिटिकल एम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। और इस प्रकार से उनके पूरे फ्यूचर को बर्बाद करते हैं जी। अभी जो नौजवान इस नागरिकता संशोधन कानून में पकड़े गए हैं या जिन्होंने रॉयट्स में इस तरह की हरकतें की हैं या यूपी बिहार में ट्रेनों में आग लगाई है, हाँ। क्या उन नौजवानों को उनका कोई भविष्य बचा है? इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ने दिखा दिया देश में कि इन्होंने साहब इसका विरोध हो रहा है, ये सरकार के खिलाफ है, ये ऐसा है वैसा है, मगर क्या जिन नौजवानों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, हाँ। उनका कोई भविष्य उन्होंने छोड़ा है? इसलिए मेरा कहना है कि कृपा करके अपने राजनीतिक मतभेदों को इन नौजवानों के द्वारा सॉल्व मत करिए। ठीक है सर,
इनके लिए सर समय कम है सभाएं हैं, जी जी, लोकसभाएं हैं, विधानसभाएं हैं और जनसभाएं हैं। आराम में शरण साहब, हाँ मगर नौजवानों का इस्तेमाल इसमें ना करें। ठीक है विवेक जी, समय कम है सर, शॉर्ट में रखिएगा। प्रवक्ताओं को जवाब देना इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा जी। आज कहीं ना कहीं एक नई पार्टी जो है और अपने आप को बहुत कुछ बताने की बातें कर रही है, उनका अगर मैं बात करूं तो पंजाब की विधानसभा का आपने जिक्र किया कि उसके अंदर डिबेट की शुरुआत में मुद्दा उठाने का काम किया जा रहा है और कोई बिल लेके आया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इनकी तो अगर बात ही ना करें, ये तो शुरू दिन से हरियाणा विरोधी रहे हैं। सरकार इनकी पंजाब में बनते ही ये एक बिल लेके आए कि चंडीगढ़ हमारा है और चंडीगढ़ हमें चाहिए। जब SYL की बात आती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। ये तो हमेशा से हरियाणा के खिलाफ रहे हैं। पंजाब में दीजिए, उसके ऊपर इनके पास जवाब नहीं होंगे। प्रवक्ता साथी के पास अगर जवाब हो हाँ या ना में कि हरियाणा को हरियाणा के हकों का पानी दिला सकते हैं कि नहीं दिला सकते, हाँ या ना में जवाब हो तो जवाब देने का काम कीजिए। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं। मैं बारी बारी डिबेट पे कहता हूँ, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं। पंजाब में आपकी सरकार है, आप पानी दिलाने का काम कीजिए, आप घर बैठे बैठाए चुनाव जीतेंगे। रही बात कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की, अगर इनकी मैं बात करूं तो परसों भी हम डिबेट पे थे, दोनों हरियाणा न्यूज पे डिबेट पे थे। ये रटी रटाई बातें लेके आते हैं पेपर के ऊपर लिख के, जो परसों डिबेट में कहने का काम किया वही आज रिपीट करने का। जब इनसे सवाल किया गया कि युवा कहाँ थे, तो ये कह रहे हैं जी पुलिस केस हो जाते हैं, युवा इसलिए डर गए, फलाना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई नादान बच्चा ये बात करे तो अच्छा लगता है, नादान आदमी ये बात करे तो अच्छा लगता है। आप रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी होके ऐसी बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप कोई बात हो, उसका कोई फैक्ट हो, वो तो कीजिए। आपके कितने धरना प्रदर्शनों में पुलिस केस हुए? आपके कितने धरना प्रदर्शन हुए? कितने में पुलिस केस हुए? पब्लिक आपके पास आई नहीं, आप बहाने कैसे कैसे बना रहे हैं। दूसरी बात, आशीष जी इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस कैसे होगा, क्या होगा, 25% में कौन आएगा। आशीष जी एक थोड़ा सा मैं पर्सनल बात करूंगा, बुरा ना मानिएगा। क्या हर कोई आपके चैनल में आशीष तिवारी बना है? आप में अंदर अगर कैपेबिलिटी थी आपके अंदर, तभी आशीष तिवारी आज बैठ के लाइव डिबेट कर रहा है। जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो आगे चलेगा। आज टैलेंट का जमाना है, टैलेंट जिसके अंदर है वो नहीं दबेगा। 25% में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ट्रेनिंग सबको सामान्य मिलेगी। आपके ऑफिस में बहुत से एम्प्लॉय होंगे, बहुत से लोग होंगे, आपके क्रू मेंबर्स भी बहुत होंगे, पर सभी आशीष तिवारी नहीं बन सकते। आशीष एक है और एक ही रहेगा। अगर कुछ काम किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, तभी आज आशीष तिवारी यहाँ पे है। यही बात सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि अगर 25% में आना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। 25% में आने के लिए स्ट्रगल करेंगे तो अपने आप ही होगा। पर कहीं ना कहीं एक फायदे की बात भी ये है कि हर साल युवाओं को रोजगार जो देने का काम किया जाएगा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है सर, समय कम है, एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। विरोध करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो आज विरोध कर रहे हैं, सिर्फ बेबुनियादी विरोध, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया विजेंद्र जी की ले लेते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी मेरा जवाब हाँ या ना में दे बस। सर समय थोड़ा कम है। हाँ जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ये गवर्नमेंट प्रो प्रवक्ता बैठे हैं, ये खुद रटी रटाई बात कर रहे हैं और दूसरों को रटी रटाई करने की बात करने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस योजना में कहीं भी कोई धन की स्थिति नहीं है। ये योजना पूर्ण रूप से, बार बार मैं इसी बात को कहता हूँ, ये पूर्ण रूप से न देश हित में है न ही नौजवानों के हित में। ठीक है सर, इतने सारे काम गिनाने के काम करेंगे। ये सिर्फ दो आपको और आपकी पार्टी को विवेक जी समय कम है, सुनिए। नहीं, न बीच में बोला आपने, आपने खूब पका जितना पकना था, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे आप पहले लैंग्वेज सुधारिए, गलत शब्द का प्रयोग ना कीजिए। तो बीच में मत बोला आपने। आशीष जी ने कही है। ठीक है सर, विवेक जी सुनिए ना, कंट्रोल करेंगे। मुझे सुनने तो दीजिए, सर। कैसे आप सुनने तो दीजिए, क्या बोल रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं। बकना क्या होता है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बकना क्या होता है? आप बकते होंगे, आपके नेता बकते होंगे, गलत लैंग्वेज का यूज ना कीजिए।
गलत लैंग्वेज का यूज ना चलिए कीजिए। सर, समय कम है, समय कम है। मैं चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लेता सर, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। माफी के साथ जिन प्रवक्ताओं को समय कम मिला, हम उम्मीद करते हैं कि अगले उसमें समय पूरा मिल पाएगा। अगले टॉपिक में समय कम है सर, रोहित जी समय कम है, माफी चाहूंगा। माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिन्हें समय कम मिला। हालांकि समय की बाध्यता रहती है तो इस तरह की बातें कई बार हो जाती है, और फिर जब पॉलिटिकल पार्टीज के जब प्रवक्ता बैठते हैं तो खींचतान होती है और कई विषय से विषयांतर भी हो जाया करते हैं।